नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सख्त की हेडलाइंस पर। महागठबंधन में दरार की अटकलें तेज, उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने। कांग्रेस ने उपचुनाव में आरजेडी के खिलाफ उतारे उम्मीदवार। कई लोगों ने आजसू का थामा दामन, मौके पर कार्यकर्ताओं ने दी प्रतिक्रिया। कहा, सुदेश महतो को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कांग्रेस ने लखीमपुर हिंसा को लेकर किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री योगी का किया पुतला दहन। सीएम योगी के इस्तीफे की कर रहे मांग। समस्तीपुर में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में अवैध शराब और डांस पार्टी करते दिखे लोग। बिहार में पंचायत चुनाव का दौर जारी, खगड़िया के रामपुर पंचायत में 8 अक्टूबर को होंगे चुनाव। सभी प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान किया तेज। और खबरों की शुरुआत राजधानी रांची से करते हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के रिम्स अस्पताल में आज कई स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत करेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या कुछ वहां की मौजूदा स्थिति, मुख्यमंत्री के द्वारा अब एक के बाद एक नई नई घोषणाएं की जा रही हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बोला था कि साल 2021 रोजगार का साल होगा, ऐसे में जनता को उम्मीदें और बढ़ गई हैं। देखिए प्रगति, निश्चित तौर पे वादे तो सरकार की तरफ से कई किए गए थे। फिलहाल आज जो बात मैं कर रहा हूं, आज मुख्यमंत्री कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शुभारंभ आज राजधानी रांची से कर रहे हैं, सदर अस्पताल और उसके बाद फिर रिम्स अस्पताल में। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं रांची के रिम्स अस्पताल की, जहां तैयारियां लगभग जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन जो है रिम्स अस्पताल में होगा और रिम्स में कई कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। मैं कोशिश करूंगा सामने जो बैनर है उस बैनर की तस्वीर कुणाल आप दिखाएं हमारे दर्शकों को कि मुख्यमंत्री आज राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। और इसके इतर मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, 2-3 चीजें जो मैं बता रहा हूं। मुख्यमंत्री आज जो है यहां से मेडिकल यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं। अत्याधुनिक मेडिकल यूनिट होगा, जो सामने की तस्वीरों में आप देख पाएंगे। हंस फाउंडेशन की तरफ से ये मेडिकल यूनिट जो है वो सरकार को दिया गया है, सहयोग किया गया है। 50 टोटल यूनिट जो है इसमें शामिल है। इसके अलावा मैं बताऊं तो रांची के रिम्स अस्पताल में सीटी स्कैन के मशीन का उद्घाटन होगा। पीएसए जो यूनिट है उसकी शुरुआत होगी। इसके साथ कोभास मशीन की भी शुरुआत हो रही है। इस तरह के मशीनों की शुरुआत होने से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा रिम्स। और जो यहाँ अस्पताल में जो मरीज इलाज कराने आते हैं, कई ऐसे टेस्ट हैं जिसको कराने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, तो अब उसकी आवश्यकता मरीजों को कम पड़ेगी और मरीजों को ये सुविधाएं अब रिम्स अस्पताल में उपलब्ध होगी। हालांकि मैं जिस मेडिकल यूनिट की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि अंदर चलकर इस मशीन की आपको खासियत भी मैं दिखाऊं अंदर से। ये जो मोबाइल यूनिट है, इसकी मैं तस्वीर प्रगति में कोशिश करूंगा कि इसे देखें। एक बार मैं कोशिश कुणाल सामने की ये तस्वीर दिखाएं। ये घर घर द्वार द्वार स्वास्थ्य सेवाओं का हो रहा है प्रसार, ये स्लोगन। और सामने देखेंगे ये एलसीडी स्क्रीन है, जो अंदर में टेस्ट वगैरह होंगे उसकी रिपोर्ट्स को आप एलसीडी पर भी देख पाएंगे। सरकार की योजनाएं, मेडिकल संबंधित जो जानकारियां हैं वो इस एलसीडी स्क्रीन पर देख पाएंगे। सामने जो ऊपर एक जो है एक छतरी भी दिया गया है ताकि गाड़ी कहीं खड़ी करें तो सामने मरीजों के बैठने की एक व्यवस्था हो। और दूसरी बात, जो अंदर की तस्वीर है वो मैं दिखा रहा हूँ। एक तरह से ये चलत वाहन है, मेडिकल यूनिट है जहाँ मरीजों का इलाज किया जाएगा। और इसकी तस्वीर अंदर की भी मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक डॉक्टर, एक फार्मेसी, एक नर्स जो है वो उनके बैठने की सुविधा है। ये मरीज के लिए जो है ये बेड लगा हुआ है जहां पर उनका चेक किया जाएगा, जो भी उनकी समस्या होगी वो उसके लिए जो है ये व्यवस्था है। दूसरी तरफ देखेंगे एक चेयर है, टेबल है जहां डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। साथ ही अगर सामने का मैं कोशिश करूंगा अंदर से अगर आप वो सामने का यूनिट भी दिखा पाएं कि मेडिसिन वगैरह भी जो जरूरी मेडिसिन है उसको रखने की किस तरह की सुविधाएं हैं वो आप देख पाएंगे। और जो जरूरी इंजेक्शंस वगैरह है उसको रखने के लिए ये सामने की यूनिट है वो देख पाएंगे आप। ये पूरा तरह से एसी वाहन है और कोशिश किया गया है कि एक अस्पताल में जिस तरीके का केबिन डॉक्टरों के लिए मुहैया कराया जाता है जहां मरीजों को वो देखते हैं, तो उसकी सुविधाएं कम से कम एक वाहन में लोगों को मिल सके। इसीलिए इस
इसे अत्याधुनिक मोबाइल यूनिट कह सकते हैं, इसका नाम दिया गया है, मोबाइल यूनिट है ये। और राज्य में लगभग 50 वाहनों की शुरुआत विभिन्न जो स्टेप बाय स्टेप ये यूनिट जो है वो दिए जाएंगे। फिलहाल आज जो इसकी शुरुआत है वो 10 मोबाइल यूनिट जो है वो राज्य सरकार को दिया जा रहा है। हर गांव जा करके ये वहां पे लोगों का इलाज करने का काम करेंगे, वहां पर ये यूनिट मौजूद होगा। और जिन लोगों को भी जिस तरीके का जिस समस्याएं हैं, जो समस्याएं उनको डॉक्टर्स को दिखानी है, तो डॉक्टर्स जो है वो इस मोबाइल यूनिट में हमेशा मौजूद रहेंगे और मरीजों को देखेंगे। अंदर की सुविधाएं प्रगति में आपको दिखाया कि किस तरीके से इसकी शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं। जहां तक हंस फाउंडेशन की बात हो रही है, तो हंस फाउंडेशन के अगर कोई एक अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे, मैं कोशिश करूंगा अगर वो मौजूद हो तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक बार सामने की और तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। जो योजनाओं की बात जहां तक हो रही है, तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचने का जो समय है वो अभी निर्धारित किया गया है, इसमें कुछ ही देर में वहां पे पहुंचेंगे। तमाम योजनाओं की शुरुआत इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। लेकिन अगर हम बात दलालों की करें तो इस दौरान रिम्स में दलालों की खबरें भी आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। सुनने को मिलता है कि दलाल यहाँ पे सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती होता है स्वास्थ्य विभाग के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। इनकी रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय सरकार और प्रशासन की तरफ से निकाले जा रहे हैं? निश्चित तौर पे लगातार ये कोशिश की जा रही है, ये पहल सरकार की तरफ से की जा रही है। देखिए, रिम्स अस्पताल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये राज्य का लाइफलाइन है। गरीबों का मसीहा के तौर पर रिम्स को आप देख सकते हैं। जितने पूरे राज्य से मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए, और कह सकते हैं कि एक अत्याधुनिक अस्पताल जहां पर हर इंसान का जो जिनसे संभव नहीं है प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज वो नहीं करा सकते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये मसीहा के तौर पर रिम्स जो है वो काम करता रहा है। और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से जो मल्टी योजनाओं की शुरुआत हो रही है राजधानी रिम्स से, मैं सामने जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ऑक्सीजन जो प्लांट की, ये इसकी शुरुआत होने से जो है अब यहाँ के मरीजों को एक बेहतर स्वास्थ्य लाभ जो है वो मिल सकता है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं जो मल्टी योजनाओं की शुरुआत से जो लोग भी जो मरीज रिम्स आते हैं इलाज कराने के लिए, उनकी उम्मीद को एक और नई राह मिलेगी और इससे रिम्स और भी ज्यादा अत्याधुनिक बनेगा। बिल्कुल नवीन, रिम्स को अत्याधुनिक बनाने की कवायद अब लगातार परवान चढ़ती जा रही है। रिम्स की अगर बात हो रही है तो रिम्स दवाई दोस्त को भी पीछे नहीं रखा जा सकता। ऐसे में क्या आगे आने वाले समय में इस तरह की और दुकानों का संचालन भी हो सकता है जिसमें मरीजों को, उनके परिजनों को सस्ते दर पर दवाइयां मिल सके, दवाइयां उपलब्ध कराई जा सके? बिल्कुल ये अहम सवाल है। दवाई दोस्त की जहां तक बात की जाए तो उसको लेकर के फिलहाल उसको तो बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके जगह पर और भी कुछ यूनिट्स को शुरू करने की बात कही गई है। फिलहाल कुछ ऐसे मेडिकल हैं जिसकी शुरुआत की गई। हालांकि दवाई दोस्त को दोबारा से चालू करने की मांग जरूर की जा रही है। मैं जिस आपको पीएसए प्लांट की तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये पीएसए प्लांट जो है पीएम केयर फंड से जो है और राज्य सरकार के सहयोग से इस पीएसए प्लांट को लगाया गया है। और इस पीएसए प्लांट की मांग भी लंबे समय से रिम्स में हो रही थी और कहीं ना कहीं इसके आ जाने से यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनको भी एक बड़ी राहत मिलेगी, जो मरीज है उनके लिए भी एक बड़ी राहत मिलेगी। और कहीं ना कहीं रिम्स को जिस तरीके से राज्य सरकार अत्याधुनिक बनाने की बात कह रही है, तो उस अत्याधुनिक बनाने में एक बड़ा योगदान इस पीएसए प्लांट का भी होगा। इसके अलावा कोभाष मशीन की भी शुरुआत आज रिम्स में शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका शुभारंभ करेंगे। तो एक बड़ी पहल राज्य सरकार की तरफ से यहाँ के मरीजों के लिए कह सकते हैं कि बड़ी योजना, और जल्द ही यहाँ के मरीजों को उसका लाभ मिलेगा। और मैं बताऊं तो इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर में जो है सीटी स्कैन मशीन की भी शुरुआत होने जा रही है, एक जिसकी ज़रूरत जो है लंबे समय से रिम्स अस्पताल में रही है। जो मरीज अक्सर बाहर उन्हें जाना पड़ता रहा है इलाज के लिए, तो जांच वगैरह के लिए, तो इससे जब यहाँ पर ये जांच की सुविधाएं जब यहाँ पर होने लगेंगी, ये अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जिससे यहाँ के मरीजों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं तो अगर रांची रिम्स अस्पताल की जिक्र करूं तो हजारों मरीज प्रतिदिन रिम्स पहुंचते हैं अपना इलाज कराने के लिए। और मैं लगातार जो बात पर जोर दे रहा हूं, प्रगति की गरीबों के लिए एक मसीहा के तौर पर रिम्स काम करता रहा है। निश्चित तौर पे सरकारी अस्पताल है तो कई सुविधाओं को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। आपने जिक्र किया कि हाल के दिनों में कई ऐसी असुविधाएं भी हम लोगों ने देखा और आए दिन रिम्स से इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन इन सब के बीच ये बहुत सुखद खबर है कि इस तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं जब अस्पताल में शुरू की जा रही है
तो इससे कहीं न कहीं यहाँ के मरीजों बिल्कुल नवीन, हालांकि हर समय सवालों के घेरे में रहता है राजधानी रांची का रिम्स अस्पताल, लेकिन इस दौरान सरकार भी कहीं से भी पीछे नहीं है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार तमाम कोशिशें कर रहा है कि राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में तमाम सुविधाएं इस दौरान उपलब्ध कराई जा सके, जिससे जनता को राहत महसूस हो। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आपको राजधानी रांची के रिम्स के अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां तमाम स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से बस कुछ ही देर में पहुंचेंगे। बता दें कि इस दौरान राज्य सरकार कटिबद्ध नजर आ रहा है। लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की कवायद में स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार नजर आ रही है, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी मरीजों के परिजनों को इधर उधर भटकना ना पड़े। इसी कड़ी में रांची के रिम्स अस्पताल में तमाम सुविधाओं को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। तमाम स्वास्थ्य योजनाओं को लोकार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं, शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। अब इस दौरान जनता एक बार फिर से लाभान्वित होगी। लगातार हम ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि एक बार फिर से कोरोना का वो दौर ना आए जब जनता को गहरी मार झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब अगर आने वाले समय में एक बार फिर से ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आता है तो उसके लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर तैयारियां करने में भी जुटा हुआ है। बढ़ते आगे, जहां बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सूबे के सियासी गलियारे में जबरदस्त चर्चा देखने को मिल रही है। उपचुनाव में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने उपचुनाव की दोनों सीटों यानी कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। बता दें कि इन दोनों सीटों पर आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक ने दिल्ली से ही बिहार विधानसभा की 2 खाली सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मुंगेर जिले के तारापुर सीट से राजेश कुमार मिश्रा और दरभंगा जिले की सुरक्षित सीट यानी कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को टिकट दिया है। आरजेडी ने पहले से ही इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। हमको भी किसी लोग से बातचीत हो सकती है, कोई जरूरत है जो अपने ही दल के लोग से हो। बातचीत का मतलब क्या हुआ? जब बातचीत होता है, महागठबंधन होता है, तो बैठ के एक डिसीजन होता है। आपको हम कह दिए, ये कह दिए, आपसे मेरा बात होते तो मतलब ये नहीं डिसीजन हो गया। कहीं बात तो सबको सबसे होती है, हमको भी बात होती है लोगों से। हमको मैंने तो इस बात को स्वीकार किया था जब मैं जगताओं को फोन किया था, हमने किया था, उन्होंने नहीं किया। वो कह रहे 3 बार फोन किए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और अब बात सिल्ली की करेंगे, जहां आजसू कार्यालय में आज कई लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थामा है, जिसकी सदस्यता आजसू पार्टी के सुप्रीमो और सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने पार्टी का पट्टा पहनाकर की। बता दें कि इस मौके पर कार्यकर्ताओं का कहना है कि आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव में सुदेश महतो को हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इस मौके पर सुदेश महतो ने आजसू पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात भी कही। आज पार्टी के इस मिलन समारोह में बुंडू, तमाड़ आसपास के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, जनप्रतिनिधियों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं हार्दिक दिल से सबसे पहले उन सभी का स्वागत करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब हम लोग पूरे राज्य में एक संघर्ष का तैयारी कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में सरकार के खिलाफ में गोलबंद होकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार के विरोध में जनता एकजुट हो रही है। अगली खबर समस्तीपुर से, जहां जिला युवा कांग्रेस द्वारा लखीमपुर किसान नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बता दें कि भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के आह्वान पर और बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देश अनुसार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान समस्तीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समस्तीपुर युवा कांग्रेस मोहनपुर कार्यालय से विरोध जताते हुए प्रदर्शन करते हुए अंबेडकर स्थल के पास पुतला दहन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अखलाकुर रहमान सिद्दीकी ने की। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस ने ये मांग भी की कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राज्य नहीं संभल रहा तो बिना देरी किए इस्तीफा दे सकते हैं। आज हम लोग अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पे तथा बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार
समस्तीपुर में जिला युवा कांग्रेस के द्वारा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दान का कार्यक्रम किया गया। आप जानते हैं जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसान भाइयों ने, देश के अन्नदाता ने प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें भाजपा के गृह राज्य मंत्री के बेटा आशीष मिश्रा के गाड़ी से जिस तरह से किसान भाइयों को कुचलने का काम किया, इसके विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव का दौर जारी है। इसी कड़ी में खगड़िया के गोगरी प्रखंड में रामपुर पंचायत में भी 8 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। साथ ही लोगों से मिलकर अपने द्वारा किए गए समाज सेवा और कार्यों को जनता के बीच रख रहे हैं। यहां सिटिंग मुखिया कृष्णानंद यादव के अलावा इस बार भी कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ जहां रामपुर गांव से समाजसेवी मोहम्मद तसोवर जहां सालों से किए समाज सेवा के बल पर अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, वहीं राजेश कुमार झा की माने तो वो पिछले चुनाव में भी कुछ मतों से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उनको विश्वास है कि कई सालों से उन्होंने जो जनता की सेवा की है उसकी मजदूरी जनता उन्हें जरूर देगी। समाज में बहुत सा ऐसा काम किए हैं जो बड़े पदाधिकारी से मिलके, जो भी जनप्रतिनिधि थे उनसे मिलके हम गांव के अंदर बहुत काम किए हैं। जैसे बड़े पदाधिकारी का जो फंड होता है उनसे बातचीत करके रोड बनवाए और लोगों को राशन कार्ड बनवाए, वृद्धा पेंशन बनवाए। और समस्तीपुर में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। दूसरे चरण के मतदान और मतगणना के बाद यहां कई नए लोगों को मौका मिला है। जिले के कई प्रखंड जहां चुनाव आगामी सप्ताह में होने वाले हैं, वहीं सरगर्मी काफी तेज नजर आ रही है। इसी बीच जिले के कई सोशल मीडिया ग्रुप पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में कुछ लोग अवैध शराब और डांस पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में 2 बारबालाएं भी हैं जो इन लोगों के साथ ठुमके लगाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं वायरल वीडियो के संबंध में बताया गया कि वीडियो विभूतिपुर प्रखंड के सिंघिया बुजुर्ग उत्तर पंचायत का है और वीडियो में दिखने वाले लोगों में से एक व्यक्ति विभूतिपुर प्रखंड के सिंघिया बुजुर्ग पंचायत का मुखिया प्रत्याशी अरुण कुमार महतो बताए जा रहे हैं। हालांकि साधना प्लस न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं वीडियो के संबंध में ये भी बताया जा रहा है कि चुनाव लड़ने को लेकर अपने क्षेत्र के लोगों को लुभाने को लेकर बंद कमरे में दारू पार्टी और बारबालाओं द्वारा डांस का प्रदर्शन किया गया। जिस तरह वीडियो वायरल हो रहा है, ये पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। बढ़ते आगे, जहां बीजेपी के भीष्म पितामह और देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनकी ही पार्टी के लोग मोदी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। बीजेपी विधायक खुले मंच से ये कहने में तनिक भी गुरेज नहीं कर रहे कि विकास उन्हीं का होगा जिन्होंने उन्हें वोट दिया। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आप मुझे वोट नहीं देते हैं, इसलिए विकास के कामों पर आपका हक हमारे नजरिया से नहीं बनता है। जिन जनाब को अभी आप सुन रहे थे वो धनबाद से बीजेपी के विधायक हैं। नाम है राज सिन्हा। विधायक जी पहुंचे थे शहर के मुस्लिम बहुल इलाके वासीपुर के दौरे पर। विधायक को सामने देख लोगों ने अपनी फरियाद की फहरिस्त लगा दी। किसी ने कहा कि पीने का पानी नहीं, तो किसी ने सड़क की बदहाली का जिक्र किया। लोग इस उम्मीद में फरियाद लगा रहे थे कि सबका साथ सबका विकास योजना के तहत उनके इलाके की तस्वीर भी संवर जाएगी। लेकिन विधायक जी ने दो टूक कह दिया कि हमसे विकास की ज्यादा उम्मीद ना करें। चूँकि वासीपुर मुसलमानों की बस्ती है और मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, ऐसे में वो विकास की आवाज बुलंद करें, ये शायद माननीय को पसंद नहीं, मैंने ये कहा है कि आप चूंकि हमको वोट नहीं देते हैं, देखिए मैं बिल्कुल साफ वही से बात कर रहा हूँ, आप मुझे वोट नहीं देते हैं, इसलिए विकास के कामों पर आपका हक हमारे नजरिया से नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर हम 10 काम में से 8 काम उधर करते हैं, 2 काम यहाँ भी करते हैं। तो वोट नहीं दिया उसके भी आप विधायक था, अभी ऐसा बात कैसे कर? नहीं तो भाई विधायक जो हमको विधायक बना रहा है, पहले तो उसका अधिकार है हमारे विकास के कामों पर।
अपने बयान में बीजेपी विधायक 56 इंच सीना ठोक कर कह रहे हैं कि पहले विकास उनका होगा जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। इतना ही नहीं, इशारों ही इशारों में वो ये भी जता गए हैं कि मुसलमानों की बस्ती में जो भी थोड़ा बहुत विकास हुआ है वो तो बस उनकी रहमत है, उसे अधिकार समझने की भूल हरगिज न करे। विधायक के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से बीजेपी का दामन दागदार हो रहा है। ऐसे में साफ है कि सबका साथ सबका विकास का नारा चुनावी जुमले से ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिलहाल विधायक के इस बयान से जहां स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास के दावों पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। साधना प्लस के लिए धनबाद से संदीप सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, जहां कोयलांचल में आज की सुबह घने कोहरे के नाम रही। बता दें कि बुधवार की सुबह खलारी कोयलांचल और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। इस दौरान विजिबिलिटी 50 के आसपास देखने को मिली, जिसकी वजह से कई वाहनों को दिन में ही लाइट जलाकर चलाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इस कोहरे का जमकर आनंद भी उठाया। तो कोयलांचल में घना कोहरा छाया रहा। बता दें कि इस दौरान विजिबिलिटी 50 के आसपास रही। हालांकि कुछ लोगों ने इस मौसम का आनंद भी भरपूर उठाया, लेकिन इस दौरान वाहन चालकों को लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। वहीं कुछ लोग सुबह के दौरान मौसम का भरपूर आनंद उठाते हुए भी नजर आए। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर इन दिनों बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, तो वहीं बिहार के महागठबंधन की गांठ खुलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा उपचुनाव पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। में भले ही महज 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, लेकिन सियासी पारा अपने आखिरी पायदान पर है। भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आज से लगभग 1 साल पहले जो पार्टी एक होने का दावा कर रही थी, उसका नाम महागठबंधन दिया गया था। लेकिन आज उसी महागठबंधन की गांठ खुलती दिखाई दे रही है, और ये सब तब हुआ जब कांग्रेस में कन्हैया की एंट्री हो गई। बिहार में महागठबंधन की कला अब सामने आ गई है। आरजेडी के बाद अब कांग्रेस ने भी उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बता दें कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मंगलवार को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा को टिकट दिया गया। वहीं कुशेश्वर स्थान पर अतिरेक कुमार पर पार्टी ने भरोसा जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दोनों के नाम पर मोहर लगा दी है। वहीं कांग्रेस में एंट्री के साथ उपचुनाव के जरिए अब तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार आमने सामने होंगे। दोनों ही सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होना है। 3 नवंबर को परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं दोनों सीटों पर हाथ आजमाने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर चुका है। उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुकाबले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे दोस्ताना मुकाबले का नाम दे दिया है। हमारे पार्टी का फैसला था कि 2 जगह से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस प्रभारी से पहले ही हम लोगों ने इंटीमेट कर दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है। तो कांग्रेस प्रभारी से बात हुई थी हम लोग ने। अब अगर फ्रेंडली हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसमें बाई इलेक्शन है, तो उसमें कोई महागठबंधन में कोई दरार थोड़ी ना, बाई इलेक्शन होते रहे। बिहार की राजधानी पटना में मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा का कहना कि पार्टी के जिला प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि उपचुनाव में प्रत्याशी उतारे जाएं। मदन मोहन झा ने ये भी कहा कि आलाकमान ने हमारी बात रखी, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। वहीं मीडिया द्वारा महागठबंधन में टूट के सवाल पर झा ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बड़ी ही चतुराई से ये कह डाला कि इतना फैसला केंद्रीय आलाकमान ही करेगा।
तो वहीं इस फैसले से कांग्रेसी नेता भी दम बढ़ना शुरू कर चुके हैं। और हमें अपेक्षा थी कि इस उपचुनाव में भी सामंजस्य हम चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी ने एक तरफा फैसला लिया और जो मेरी सीट बनती थी, जहां मेरा दावा था, वहां भी अपने प्रत्याशी उतार दिए। इस परिस्थिति में कांग्रेस को भी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना है, यह पार्टी ने निर्णय लिया है। बता दें कि नवंबर 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन में रहे आरजेडी कांग्रेस ने 2 सीटों पर होने वाले इलेक्शन के लिए अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को तो तारापुर से अरुण कुमार शाह को टिकट दिया है। वहीं एनडीए की तरफ से तारापुर से जेडीयू की तरफ से राजीव कुमार सिंह और कुशेश्वर स्थान से जेडीयू की तरफ से ही अमन भूषण हजारी पर एनडीए ने सहमति दे दी है। सत्ता तो मिली नहीं, अब लूप लाइन से प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो उद्देश्य तो राजद का जो था, इन सबों को जिस हैसियत पर पहुंचाना, वो हैसियत पर पहुंचाने का काम है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और हम रिकॉर्ड मतों से कुशेश्वर स्थान और तारापुर। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में एंट्री के साथ ही तेजस्वी यादव के सामने कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में होंगे। जो कभी मंच साझा करते थे, वो आज एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में नजर आएंगे। हालांकि इस बीच चर्चा इस बात की भी है कि इलेक्शन में लालू प्रसाद यादव भी प्रचार करने पटना आ सकते हैं। पार्टी का तो अपना अपना हिसाब होता है, तो जो करना है लोग कर रहे होंगे, लेकिन तरह तरह की बात भी लोग बोलते रहते हैं। कौन क्या बोलता रहता है, किस भाषा का प्रयोग करता है, कुछ लोगों की आदत है अपना बोलते रहते हैं और जनता मालिक है। आप तो जानते हैं कि वो दोनों सीट सब हाल में भी तो जेडीयू जीता था, दोनों जगह नॉमिनेशन का तय किया, तो सब लोग मिल करके सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, लगेंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि विधानसभा उपचुनाव में कौन सी पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी। साधना प्लस न्यूज के लिए आलोक मालवीय की रिपोर्ट। तो बिहार में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार गरमाया हुआ नजर आ रहा है, जहां आमने सामने आरजेडी और कांग्रेस नजर आ रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने जहां एक तरफ बयान दिए हैं, वहीं नीतीश कुमार भी कहीं से पीछे नजर नहीं आ रहे। जनता के प्रति लगातार लोग समर्पित भाव से काम करते हुए अब नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि जनता इसमें अपना समर्थन किसको देती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।